एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक बेहतरीन लीडर रह चुके हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में 50 सालों में सीखी हो वो आप 15 मिनट में सीख जाओ? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन को सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी में और बहुत आसान भाषा में प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा नहीं हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बाधा की वजह से ना सुन पाए। तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दें। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक विशाल परिवर्तन हो सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित उठेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के नज़दीक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता पिता यंग विवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे, और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें जो एक लड़की चाहिए था, और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया कि जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में से एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माता मान गई। फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 बरस के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से मैं कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज़ बहुत डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय कि आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का
सबसे अच्छा डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल को लटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह की, जहां कैलियोग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कोरियोग्राफ किया जाता था। क्योंकि ये कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे समान क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलियोग्राफी की क्लास करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों में स्पेस वेरी करना सीखा। किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था, इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सब मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैसिंटोश कंप्यूटर बता रहे थे, तो मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया। यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलियोग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते, क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है और दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अब बस ही जेकर इन डॉट्स को कनेक्ट करता है और संभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय को देखता हूँ, तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य में, अपने जीवन में, या फिर अपने कर्मों पर किसी न किसी चीज पे तो विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना है कि वह आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे। यह आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, तो यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गई। रोज और मैंने अपने पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 वर्ष का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले मैसिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपने ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाला गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे।
बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस तरीके 30 वर्ष की आयु में मुझे अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह खत्म हो चुका था। यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ ही महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्हें स्वीकार कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता था। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और ही नहीं था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन से बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी। इसी दौरान में एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर नेक्सन स्ट्रॉन्ग बनाई, किसी की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्ट्रॉन्ग बनाई, जो आज के समय में ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह इसकी ज़रूरत एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज की इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार जो जताना जरूरी है उतना जरूरी है अपने काम को खोजना जिससे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है, आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। अगर अभी तक आपका वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल में जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा कि जैसा कि किसी को अच्छी रिलेशनशिप में होता है वो समय के साथ साथ और अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? और अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ के डर को ख़त्म कर देता है। दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है आप अपने दिल को ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी पता नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल उसे 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि वह घर जाए और अपने सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। यानी डॉक्टर की भाषा में मतलब है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए।
यानी वो सारी चीज़ें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे, बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम में मेरी बेइज्जती हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते पेट में होते हुए एक एंडोस्कोप गला डाला गया और एक सुई में ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। इस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैंने पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँच भी ना पाऊँ। यह सब देखने के बाद भी पूरे विश्वास के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी है, लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वे लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु भी स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यह जिंदगी का बदलती है, पुराने समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे, रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर मत फंसिए, व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलिए, औरों के विचारों को अपने अंदर की आवाज़ मत दबाइए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने की साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। माने कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ आप पहले से जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं करमवीर आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने मुझे कोई भूल हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। ऐसे हुए इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर।